अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 20 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर सेक्टर कौन सा रहा है, तो सॉफ्टवेयर सेक्टर का नाम उस लिस्ट में ज़रूर आएगा। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, क्या अगले 10 सालों में सॉफ्टवेयर का विनर वही होगा जो पिछले 20 सालों का विनर था? ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट चल रहा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या है और कौन सी 3 सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो मेरी रडार पर हैं और जिनका बिजनेस समझना वर्थ इट हो सकता है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट्स। इस वीडियो का एनालिसिस मेरी पर्सनल रिसर्च और असेसमेंट है। तो अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नैस्कॉम के लेटेस्ट स्ट्रैटेजिक रिव्यू के मुताबिक इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर FY 2026 में $315 बिलियन रेवेन्यू क्रॉस करने वाला है। इस सेक्टर में लगभग 6 मिलियन प्रोफेशनल्स काम करते हैं और इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट हब्स में से एक बन चुका है। लेकिन ग्रोथ का सोर्स धीरे धीरे अब बदल रहा है। AI, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, R&D और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आज इंडस्ट्री के नए ग्रोथ ड्राइवर्स बन रहे हैं। और ये सिनेरियो सिर्फ इंडिया में चेंज नहीं हो रहा है। ITC के एस्टिमेट्स के मुताबिक ग्लोबल इंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी पर रिकॉर्ड स्पेंडिंग कर रहे हैं। AI, क्लाउड माइग्रेशन और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एडॉप्शन की वजह से सॉफ्टवेयर पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गार्टनर भी एस्टिमेट करता है कि सिर्फ इंडिया में पब्लिक क्लाउड स्पेंडिंग 2026 में 28% से ज़्यादा ग्रो करके $17 बिलियन के ऊपर पहुंच सकती है। इसका मतलब सिंपल है, कंपनीज टेक्नोलॉजी पर खर्च कम नहीं कर रही हैं, बल्कि उस खर्च की डायरेक्शन को बदल रही हैं। और शायद इसी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को सिर्फ IT सेक्टर बोल देना आज की डेट में काफ़ी नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर सेक्टर को एनालाइज करते वक्त सिर्फ TCS, इन्फोसिस या विप्रो तक ही रुक जाते हैं, तो हो सकता है आप इंडस्ट्री का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आज एक सिंगल बिजनेस नहीं रही है। इसके अंदर मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं और हर बिजनेस मॉडल की इकोनॉमिक्स और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो चलिए पहले IT सेक्टर के अंदर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर सर्विसेज मॉडल। इसी मॉडल ने इंडिया को ग्लोबल IT पावर हाउस बनाया है। यहाँ कंपनीज क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, मेंटेन करती हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती हैं। ये बिजनेस डिकेड्स तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इस मॉडल की एक नेचुरल लिमिटेशन भी है। रेवेन्यू काफ़ी हद तक मैन पावर और बिलेबल आवर्स से लिंक्ड रहा है। नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो इंजीनियर्स बढ़ेंगे और इंजीनियर्स बढ़ेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। ये मॉडल स्केल तो क्रिएट करता है, लेकिन कितना स्केल क्रिएट होगा उसकी भी एक प्रैक्टिकल लिमिट होती है। चलिए अब चलते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अगले एवोल्यूशन पर, जो था प्रोडक्ट कंपनीज। यहाँ कंपनी किसी क्लाइंट के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करती, बल्कि अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करती है। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वही सॉफ्टवेयर हजारों कस्टमर्स को लाइसेंस किया जा सकता है। इसी वजह से प्रोडक्ट कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा होता है, मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं और नए कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग फेज शुरू हो चुका है, वर्टिकल सॉफ्टवेयर और एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स। आज बैंक्स जेनेरिक सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते, उन्हें डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स चाहिए। हॉस्पिटल्स को वर्क ऑटोमेशन चाहिए, गवर्नमेंट्स को डिजिटल मैपिंग और जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज को AI इनेबल्ड क्लेम्स प्रोसेसिंग चाहिए। यानी सॉफ्टवेयर का फ्यूचर हॉराइजॉन्टल सॉल्यूशन से ज़्यादा डीप डोमेन एक्सपर्टीज में दिख रहा है। इसी वजह से आज का इन्वेस्टर ये देखकर डिसीजन नहीं ले सकता कि कंपनी सॉफ्टवेयर सेक्टर में है या नहीं। असली सवाल ये है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। क्या ये अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन करती है? क्या इसके कस्टमर्स बार बार वापस आते हैं? क्या बिजनेस में रिकरिंग रेवेन्यू है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इस बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगले 10 साल तक भी सर्वाइव कर सकता है? आज के वीडियो में हम इसी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज को एनालाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहली कंपनी की तरफ, जो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना। इस कंपनी को समझने के लिए हमें पहले एक सिंपल सवाल का जवाब देना होगा।
आज बैंक्स की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? कुछ साल पहले ये जवाब होता था ब्रांच नेटवर्क, लेकिन आज का जवाब है टेक्नोलॉजी। कस्टमर्स इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग चाहते हैं, रियल टाइम पेमेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं और डिजिटल लेंडिंग कुछ ही मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, ऐसा कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन होती है। इसी वजह से बैंक्स दुनिया भर में अपने लीगेसी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिप्लेस कर रहे हैं। बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर ग्लोबल स्पेंडिंग लगातार बढ़ रही है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब बैंक्स के लिए चॉइस नहीं, नेसेसिटी बन चुकी है। और यहीं से इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना की स्टोरी शुरू होती है। इंटेलेक्ट कोई ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनी नहीं है जो क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करके मैन पावर डिप्लॉय करती हो। ये अपने प्रोप्राइटरी बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स डेवलप करती है। कोर बैंकिंग, डिजिटल लेंडिंग, ट्रेजरी, वेल्थ मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन बैंकिंग जैसे मिशन क्रिटिकल एरियाज में इसके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं। मतलब कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज नहीं बल्कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बिल्ड करती है। आज कंपनी 500 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सर्व करती है और 50+ कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस बना चुकी है। इस स्केल तक पहुंचना किसी भी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि बैंकिंग क्लाइंट्स का ट्रस्ट बिल्ड करने में साल लग जाते हैं। ये डिफरेंस इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मैन पावर बढ़ानी पड़ती है। प्रोडक्ट कंपनीज में एक ही सॉफ्टवेयर को मल्टीपल कस्टमर्स को लाइसेंस किया जा सकता है, इसीलिए सक्सेसफुल प्रोडक्ट बिजनेसेस ज़्यादा स्केलेबल होते हैं। अब देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स इस थीसिस को सपोर्ट करते हैं या नहीं। स्कैनेक्स में आप कंपनी के नंबर वेरी क्लियरली देख सकते हैं। ओवर द ईयर्स कंपनी का रेवेन्यू 1500 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है, यानी बिजनेस ने अपना स्केल ऑलमोस्ट डबल किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव हुआ है, लेकिन हर साल ग्रोथ लीनियर नहीं रही है। मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेसेस की रियलिटी है। लार्ज एंटरप्राइजेस डील्स का एग्जीक्यूशन साइकिल लंबा होता है और क्वार्टरली अर्निंग्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। बैलेंस शीट भी इसी क्वालिटी को सपोर्ट करती है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 के आसपास है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी रिसेंट ईयर्स में कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है, जो ये बताता है कि बिजनेस अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के साथ कैश भी जनरेट कर रहा है। ये किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इंडिकेटर होता है। चलिए अब कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं। कंपनी लगभग 31 के पीई पे ट्रेड कर रही है। पहली नज़र में ये प्रीमियम लग सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज को मार्केट उनकी स्केलेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से हायर वैल्यूएशंस देता है। इसीलिए सिर्फ पीई देखना काफ़ी नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ और एग्जीक्यूशन को भी साथ में इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। अब चलिए इस बिजनेस का एक दूसरा साइड देखते हैं। देखिए, बैंकिंग सॉफ्टवेयर एक अट्रैक्टिव मार्केट है, इसलिए कंपटीशन भी स्ट्रांग है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर्स भी इसी स्पेस में काम करते हैं। साथ ही एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डील्स के सेल्स साइकिल लंबा होता है और एग्जीक्यूशन डिलेज भी अर्निंग्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस कंपनी को एनालाइज करते वक्त क्वार्टरली फ्लक्चुएशन से ज़्यादा लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन पर फोकस करना चाहिए। अगर मुझे इस कंपनी को एक लाइन में समराइज करना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी से ज़्यादा बैंकिंग टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिजनेस है, और अगर डिजिटल बैंकिंग का स्ट्रक्चरल ट्रेंड अगले 10 साल तक कंटिन्यू होता है तो कंपनी के पास मीनिंगफुल ग्रोथ रनवे ज़रूर है। बस इन्वेस्टर को बिजनेस क्वालिटी के साथ वैल्यूएशन का बैलेंस भी उतना ही केयरफुली एनालाइज करना होगा। चलिए अब चलते हैं अपनी सेकंड कंपनी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि गूगल मैप्स, ड्रोन सर्विस, स्मार्ट सिटीज़, हाईवेज प्लानिंग, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, यूटिलिटी नेटवर्क्स और डिजास्टर मैनेजमेंट में कॉमन क्या है, तो उसका जवाब है जियोस्पेशियल डेटा। पिछले कुछ सालों में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड लेवल का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति, स्मार्ट सिटीज़, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज और अर्बन प्लानिंग जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफ़ी नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्यूरेट डिजिटल रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही ज़रूरी है। इसी वजह से जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस तेज़ी से बढ़ रही है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल जियोस्पेशियल एनालिटिक्स मार्केट अगले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ के साथ एक्सपांड होने की एक्सपेक्टेशन है।
इंडिया ने भी नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी और मैपिंग रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं। यानी ये सिर्फ एक निश टेक्नोलॉजी सेगमेंट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थीम बन सकता है। और इसी ट्रेंड का एक इंटरेस्टिंग लिस्टेड प्ले है जेनेसिस इंटरनेशनल। बहुत लोग इसे मैपिंग कंपनी बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन काफ़ी छोटी है। जेनेसिस का फोकस सिर्फ मैप्स बनाना नहीं है बल्कि डिजिटल ट्विन क्रिएट करना है। डिजिटल ट्विन का मतलब है किसी सिटी, रोड, यूटिलिटी नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट का हाईली एक्यूरेट डिजिटल रेप्लिका। इस डेटा का यूज़ अर्बन प्लानिंग, नेविगेशन, टेलीकॉम, यूटिलिटीज़, डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कई एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। जैसे जैसे इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, वैसे वैसे इस तरीके के हाई क्वालिटी जियोस्पेशियल डेटा की डिमांड भी बढ़ सकती है। चलिए अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स इस अपॉर्चुनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं। पिछले कुछ सालों में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 120 करोड़ से बढ़कर 325 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने लॉसेस से निकलकर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव की है। एबिटा मार्जिन्स भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, जो इंडिकेट करता है कि बिजनेस ग्रेजुअली स्केल अचीव कर रहा है। बैलेंस शीट भी रिलेटिवली कंफर्टेबल नज़र आती है और कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और मैपिंग कैपेबिलिटीज़ में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहा है। यानी मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म अर्निंग्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्ड करने पर भी फोकस कर रहा है। लेकिन वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ इन्वेस्टर को थोड़ा कॉशियस रहना होगा। कंपनी का पीई लगभग 45 के आसपास है। इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ का एक हिस्सा प्राइस कर चुका है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्विन एडॉप्शन और जियोस्पेशियल डिमांड एक्सपेक्टेड पेस से ग्रो करती है तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकती है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन स्लो हुआ या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन डिसअपॉइंट हुई तो प्रीमियम वैल्यूएशंस प्रेशर में भी आ सकती है। और यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क भी है। ये बिजनेस एग्जीक्यूशन ड्रिवन है। टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी कंटिन्यूसली इंप्रूव करनी होगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने होंगे और लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना होगा। साथ ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का पेस भी इनडायरेक्टली इस अपॉर्चुनिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर मुझे जेनेसिस इंटरनेशनल को एक लाइन में समराइज करना हो तो कुछ इस तरीके से मैं कहूँगी, ये इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम का टेक्नोलॉजी इनेबलर है। अगर अगले 10 सालों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी स्पीड से एक्सपैंड होता है तो जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट थीसिस काफ़ी हद तक फ्यूचर एग्जीक्यूशन और ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करेगी। तो अब तक हमने दो कम्प्लीटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर बिजनेसेस देखे। एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी में ऑपरेट करता है और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस में। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक और रैपिडली ग्रोइंग सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है, इंटरप्राइज वर्कफ्लो ऑटोमेशन। सोचिए किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोज कितने प्रोसेसेस चलते होंगे। लोन अप्रूवल्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, कस्टमर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अप्रूवल्स, कंप्लायंस चेक। इनमें से बहुत सारे प्रोसेसेस आज भी मैनुअल इंटरवेंशन पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से दुनिया भर की कंपनीज ऑटोमेशन और डिजिटल वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म्स पर एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल वर्कफ्लो ऑटोमेशन और लो कोड सॉफ्टवेयर मार्केट अगले कई सालों तक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा सकता है। कंपनी सिर्फ कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए ऑटोमेशन नहीं कर रही बल्कि फास्टर एग्जीक्यूशन, बेटर कंप्लायंस और इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए भी इन्वेस्ट कर रही है। और इसी अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करती है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। न्यूजेन एक इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म कंपनी है जो ऑर्गेनाइजेशंस को अपने बिजनेस प्रोसेसेस डिजिटाइज करने और ऑटोमेट करने में हेल्प करती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट और लार्ज इंटरप्राइजेस इसके इम्पोर्टेंट कस्टमर सेगमेंट्स हैं। इस बिजनेस की खासियत यह है कि एक बार सॉफ्टवेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फ्लोज का हिस्सा बन जाए तो उसे रिप्लेस करना आसान नहीं होता। इसी वजह से कस्टमर स्टिकीनेस और रिकरिंग बिजनेस का पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब कंपनी के नंबर्स देखते हैं। पिछले कुछ सालों में न्यूजेन का रेवेन्यू लगभग 640 करोड़ से बढ़कर 1570 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी स्ट्रॉन्ग पेस से इंप्रूव हुआ है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो
कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है। मेरे लिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज में अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और एक्चुअल कैश जनरेशन हमेशा एक जैसे नहीं होते। न्यूजन के कैश जनरेशन ये इंडिकेट करती है कि बिजनेस की क्वालिटी हेल्दी नजर आती है। बैलेंस शीट भी कंफर्टेबल है, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है और डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.04 के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन दिखती है। ये कॉम्बिनेशन जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर माना जाता है। अब अगर वैल्यूएशन की बात करें तो न्यूजन लगभग 22 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। तीनों कंपनीज में ये रिलेटिवली ये वैल्यूएशन सबसे रीजनेबल नजर आती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाता है। सॉफ्टवेयर बिजनेसेस में वैल्यूएशन के साथ एग्जीक्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम इन तीनों कंपनीज को एक साथ देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ दिखता है। इंटेलेक्ट डिजाइन बैंकिंग टेक्नोलॉजी का प्ले है, जेनेसिस इंटरनेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस का प्ले है और न्यूजन सॉफ्टवेयर इंटरप्राइज ऑटोमेशन का प्ले है। तीन कंपनीज, तीन अलग इंडस्ट्रीज, लेकिन एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तीनों अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन करती हैं, तीनों एसेट लाइट बिजनेसेस हैं, तीनों टेक्नोलॉजी लेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं और तीनों ऐसे स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स का हिस्सा हैं जो शायद कई सालों तक कंटिन्यू रह सकें। लेकिन इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको 3 स्टॉक्स बताना नहीं था, ये स्टॉक रिकमेंडेशंस का वीडियो नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये था कि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को एनालाइज करें तो सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ या पीई रेशियो देखकर डिसीजन ना लें। सबसे पहले ये समझें कि ये कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिजनेस है या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस। क्या उसके पास अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? क्या उसके कस्टमर स्टिकी हैं? क्या रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होता है? और क्या कंपनी कैश भी जनरेट कर रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंडस्ट्री के पीछे कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड एग्जिस्ट करता है? अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए तो सिर्फ सॉफ्टवेयर सेक्टर ही नहीं, किसी भी इंडस्ट्री के बिजनेसेस को एक कम्प्लीटली नए पर्सपेक्टिव से आप एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.